हाँ, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन के बारे में कि क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के बारे में कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, लेकिन आज हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करनी है जो हम इश्यूज के बारे में कि कौन कौन से इश्यूज होते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के इश्यूज को देखते हैं। जब हम पर्टिकुलर क्लासीफाई करते हैं किसी भी डेटा को, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में जब प्रिडिक्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर हम कुछ चीज़ें निकल के आती हैं हमारे साथ में, जिन चीज़ों को हम यूटिलाइज करते हुए हमारे साथ में होता क्या है कि जो भी इश्यूज लाइक कोई भी क्लासिफिकेशन है, कोई भी प्रिडिक्शन है, उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो अरे यार क्या हो गया। हाँ, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन इश्यूज के अंदर जब हम मेन कुछ चीजें देखते हैं तो सबसे पहले इश्यू एक क्या आता है, डेटा क्लीनिंग का इश्यू आता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, रिलीवेंस एनालिसिस का इश्यू आता है, रिलीवेंस एनालिसिस। तीसरा होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन का इश्यू होता है। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व रिमूविंग द नॉइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यूज। क्लीनिंग का मतलब कि जब हम पर्टिकुलर कोई भी डेटा सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले क्लीन करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। कौन कौन सी, कि कुछ अनवांटेड डेटा उसको रिमूव करते हैं, उसकी नॉइज को रिमूव करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं डेटा को, जो इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं, जो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था। और प्रिडिक्शन के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि कोई मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है और उसका रिपेयरमेंट का काम करने की कोशिश करते हैं प्रिडिक्शन में इश्यूज। एक रिलीवेंस एनालिसिस क्या होता है कि जब हम किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी तरीके के रिलीवेंट एट्रीब्यूट्स जब क्रिएट होते हैं, तो इररिलेवेंट एट्रीब्यूट जो क्रिएटेड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमेशा किसी न किसी तरीके का कोई भी डेटा क्रिएट होता है जो हमें मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। सपोज मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करूं, मैं लिखूं प्रिडिक्शन, अब जो प्रिडिक्शन का जो एग्जैक्ट कंटेंट है वो नहीं आके उससे रिलेटेड इररिलेवेंट कंटेंट प्रिडिक्शन से रिलेटेड मुझे शो करता है बार बार, तो उसका नोटिफिकेशन आता है, तो वो मेरे लिए दिक्कत हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे इजीली नहीं मिल पाती है। एक होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है, द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आर सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम whenever the training data set consists of data related to and response variable level। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा सेट हम यूज में लेते हैं वो लेबल्ड डेटा सेट होता है, सुपरवाइज्ड डेटा सेट होता है। सुपरवाइज्ड और लेबल्ड का मतलब मैं समझता हूँ कि जब हम किसी भी डेटा को यूज करते हैं तो वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। लेबल मतलब लेबलिंग मीन्स कि उसको पता होता है कि कौन सा डेटा कहाँ पर प्रेडिक्ट करेगा और कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, लेबल्ड डेटा होता है। इस तरीके का डेटाबेस जब हम मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम और किसी भी टेक्निक्स में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें पहले से पता होता है ये कि ये डेटा किस तरीके का है। दूसरा, इससे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें रिसीव हो सकता है वो हमें सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर सबसे पहले पता होता है।
अनसुपरवाइज लर्निंग होता है तो उसके अंदर ये चीजें पता नहीं होती हमें। अब कुछ स्टैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी भी टेक्निक के अंदर, जो कैटेगराइज किया जाता है, लाइक सब पॉपुलेशन से रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन इश्यूज के अंदर ही आती हैं। अब हम पीपीटी पे आते हैं, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन इश्यूज की बात करते हैं। द मेजर इश्यू इज प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। प्रिपेयरिंग द डेटा इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटी सच एज, क्या होता है इश्यू, पहला इश्यूज में एक होता है डेटा क्लीनिंग जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा आता है रिलेवेंस एनालिसिस, ये भी मैंने आपको बताया, होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज होता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन की, जब कोई भी किसी भी तरीके के इश्यू क्रिएट हो रहे हैं तो इसका एक मेन डिफरेंस होता है। क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि जब किसी भी क्लासिफिकेशन टेक्निक को हम यूज में लेते हैं तो ये हमेशा कैटेगरी डिसाइड करता है किसकी, डेटा की, जो डिपेंड करता है उसकी सिमिलरिटी पे, और उसी के हिसाब से उसकी आइडेंटिफाई करता है उसकी क्लासेस को। लेकिन जब प्रिडिक्शन के अंदर बात करते हैं तो प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेसी के साथ में रिलाई करता है। दूसरा, वो गेस करता है किसी भी वैल्यू को, जो नया डेटा, न्यू डेटा होता है उसकी बिहाव पे उसकी क्लासिफिकेशन और एक्यूरेसी रिलाई करती है और उसको लेवल को एक्यूरेटली माप करने का उसका काम होता है। रहो बोलू, क्या बैठ गई हूँ? और बेटा थोड़ी आवाज कम कर लेगी। क्या हो गया? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सक्षम, शशांक, अब अनुभव, बेटा आवाज आ रही है? हेलो
आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 यस गौरव। सर, आ रही है। बेटा बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट कई बार हो जाता है, तो आप है ना ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करो कि सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अभी वापस। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन के बारे में। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के अंदर क्या होता है कि मेजर इश्यू इज प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर द क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। प्रिपेयरिंग द डेटा इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटी सच एज। इश्यूज कौन कौन से होते हैं इसमें? पहला इश्यूज होता है डेटा क्लीनिंग, रिलेवेंस एनालिसिस और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट होता है इसमें डेटा क्लीनिंग करता है। इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग की। जब हम बात करते हैं तो डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स द रिमेनिंग द नॉइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग वैल्यू। ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग values, the noise is removed by the applying smoothly and techniques, and the problem of missing value is solved by replacing a missing value with the most commonly occurring value for that attributes। एक होता है रिलेवेंस एनालिसिस। रिलेवेंस एनालिसिस के अंदर क्या होता है? द डेटाबेस में ऑल्सो हैव इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। कोरिलेशन analysis is used to know whatever any two given attributes are related। एक होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। एक होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? द डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। Normalization involves the scaling all value for a given attributes to make them fall within a small specified range। Normalization is used when the neural network or the method involving measurement are used in the learning steps। एक होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? अब नॉर्मलाइजेशन का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इट इज रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस टेबल। क्या होता है कि जब पर्टिकुलर कोई भी डेटा के अंदर किसी भी तरीके की अगर डुप्लीकेसी जनरेट हो रही है तो उसको रिमूव करने के काम के लिए क्या यूज में लेते हैं हम? नॉर्मलाइजेशन। इसके प्रोसेस होते हैं 1NF, 2NF, 3NF, 4NF एंड एक होता है 3.5NF जिसको BCNF बोलते हैं, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म। एक होता है 4th नॉर्मल फॉर्म, एक होता है 5th नॉर्मल फॉर्म। ये सारी नॉर्मल प्रोसेस होती हैं जिनमें अलग अलग तरीके से हम डेटा को डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए यूज लेते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है? द डेटा कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द जनरलाइजिंग इट टू द हायर कॉन्सेप्ट। फॉर दिस पर्पज वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट हायरार्कीज। कॉन्सेप्ट हायरार्कीज किस तरीके की होती हैं? कंपैरिजन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन मेथड। तो कंपैरिजन क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन मेथड्स के अंदर क्या होता है? जब हम पर्टिकुलर किसी भी तरीके की कुछ चीजें यूज में लेते हैं तो उसके अंदर कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरीके से करते हैं कि एक होता है हियर द क्राइटेरिया, हियर द क्राइटेरिया फॉर द कंपेयरिंग द मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन सच एज। क्या होता है? एक होता है एक्यूरेसी, एक होता है स्पीड, एक होता है रबस्टनेस, एक होता है स्केलेबिलिटी, एक होता है इंटरप्रेटेबिलिटी। जिसके अंदर कंपैरिजन करते हैं हम पर्टिकुलर किसी भी तरीके के क्लासिफिकेशन से। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक को देखते हैं। सबसे पहले होता है एक होता है द एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफायर कैन बी रेफर्ड टू एज द एबिलिटी of the classifier to predict the class correctly, and the accuracy of the predictor can be referred to as how well a given predictor can be estimate the unknown values।
एक होता है स्पीड। एक्यूरेसी के अंदर क्या करते हैं कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी क्लासिफायर और क्लास लेवल को करेक्टली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि सारी की सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, एक्यूरेट हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को रेफर करता है। एक होता है स्पीड। स्पीड के अंदर क्या होता है, द स्पीड ऑफ द मेथड डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ द जनरेटिंग एंड यूजिंग द क्लासीफायर और प्रिडिक्टर। एक होता है रबस्टनेस। रबस्टनेस के अंदर क्या होता है, द रबस्टनेस इज द एबिलिटी टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शंस और क्लासिफिकेशंस in the context of the data mining. Robustness is the ability of the classifier or predictor to make the correct prediction from the incoming or unknown data. एक होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी की बात करता हूँ तो स्केलेबिलिटी रेफर्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफायर और प्रिडिक्टर बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। एक होता है इंटरप्रिडिक्टिबिलिटी। इंटरप्रिडिक्टिबिलिटी के अंदर क्या होता है, इंटरप्रिडिक्टिबिलिटी इज हाउ readily we can understand the reasoning behind the prediction of the classification made by the predictor or classifier. हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लास चल रही है, बात होना पंच। हाँ हाँ कोड, हाँ ठीक है, वो पंछी पेठा मार्केट में। ठीक है, हेलो। तो एक होता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के अंदर क्या होता है, द डिसीजन ट्री अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग डेटा इज ए क्लासिफिकेशन मॉड्यूल। वी कैन गेट ए क्लास प्रिडिक्शन by applying it to new data for which the class is unknown. The assumption is that the new data comes from a distribution similar to the data we use to construct our the decision tree. It may instance this is a correct assumption, so we can use the decision tree to build a predictive model. Classification of prediction is the process of finding a module that describes the classes or concept of the information. The purpose is to predict the class of object whose class label is unknown using these modules. Below are some major differences in classification and predictions. अब मेजर डिफरेंस कौन कौन से होते हैं क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के अंदर, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज द प्रिडिक्शन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई विच कैटेगरी ए न्यू ऑब्जर्वेशन बिलोंग टू बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट कंटेनिंग ऑब्जर्वेशन हुज द कैटेगरी मेंबरशिप इज नोन। एक होता है प्रिडिक्शन इज the process of identifying the missing or unavailable numerical data for a new observations. Next क्या होता है, in classification the accuracy depends on the finding the class level correctly. एक होता है in prediction the accuracy depends on how well a given predictor can guesses the value of a predicted attribute for new data. In classification the modules known as the classifier. In prediction the modules can be known as the predictor. और क्लासिफिकेशन दूसरा क्या होता है, ए मॉड्यूल और द क्लासिफायर इज द कंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द कैटेगरियल लेवल. नेक्स्ट होता है ए मॉड्यूल और ए प्रिडिक्टर विल बी कंस्ट्रक्टेड that predicts a continuous value function or ordered value. नेक्स्ट होता है हमारा
For example, the grouping of the patients based on their the medical record can be constructed a classification. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन थिंक ऑफ द प्रिडिक्शन एज प्रिडिक्टिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज फॉर ए पर्सन. अब नेक्स्ट हमारा डेटा माइनिंग डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन. डेटा माइनिंग के अंदर डिसीजन ट्री किस तरीके से हम यूज में लेते हैं. जब हम किसी भी चीज को यूज में लेते हैं डेटा माइनिंग डिसीजन ट्री के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, ए डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड ए रूट नोड, ब्रांच. आवाज ब्रेक हो रही है बीच में. आवाज ब्रेक हो रही है. हेलो, अब आ रही है बेटा? यस सर, बहुत ब्रेक हो रही है. हेलो. हाँ, अब आ रही है बेटा सर आवाज? बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, नेट इशू है. अभी आ रही सर. वो यार आज वाईफाई चल रहा था, वाईफाई बंद हो गया, अभी मोबाइल से डेटा कनेक्ट कर रखा है मैंने, शायद इस वजह से हो रही हो. अच्छा. हाँ, वाईफाई का पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया. अब मैं बीच में क्लास छोड़ के उठ नहीं सकता उसको के लिए. डेटा माइनिंग डिसीजन ट्री इंट्रोडक्शन. डेटा माइनिंग के अंदर हम पर्टिकुलर डिसीजन ट्री, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिसीजन ट्री क्या होता है. आप आगे बढ़ोगे तो डाक के अंदर एक ये ट्री का आता है, उसमें डिसीजन ट्री क्या होता है. और माइनिंग्स के अंदर सपोज ये क्या होता है, एक नोड होता है एन, जिसको हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड बोलते हैं. ये पेरेंट नोड होता है. अब इसके बाद में क्या होते हैं, दो इसके चाइल्ड नोड होते हैं. एक होता है लेफ्ट नोड, एक होता है राइट नोड. अब इसके बाद में इसकी क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं. डिसीजन एक होता है इसके अंदर जो लीफ नोड होता है, जहां पर भी लीफ नोड की ब्रांचेज खत्म हो जाती हैं, इसका मीन्स ये होता है इसके अंदर कि इसके आगे अब उसकी पॉसिबल नोड्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो सकते. और जहां पर भी लीफ नोड के अंदर जो राइट ब्रांचेज चल रही हैं, उसके जो लेवल नोड्स जो क्रिएट हो रहे हैं, मीन्स कि अब इसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो जनरेट हो रहे हैं वो उस वैल्यू को होल्ड कर रहा है और वो नेक्स्ट रूट नोड की तरफ बढ़ने का काम कर रहा है. ये डिसीजन ट्री का होता है. आगे साइड डायग्राम के थ्रू भी आएगा. ए डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट द इंक्लूड्स ए रूट नोड, ब्रांच एंड लीफ नोड्स. ईच इंटरनल नोड डिनोट्स ए टेस्ट on an attribute. Each branch denotes the outcome of a test and each leaf node holds a class label. The topmost node in there is the root nodes. In the following decision tree is a concept by computer that indicates whatever a customer at a company is likely to buy a computer or not. Each internal node represents a test on the attribute. Each leaf node represents a class. अब जैसे कोई भी एक कस्टमर एक कंप्यूटर बाई करना चाहता है तो या तो येस में या नो में. सपोज ये कस्टमर है सी. अब ये येस और नो की दो पॉसिबिलिटी हो गई, तो वो येस अगर वाई और एक नो पे चलता है. अगर नो पे है तो यहाँ पर तो क्या होगा, क्रॉस हो गया, आगे कोई भी नोड्स क्रिएटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर वो यस करता है देन वो उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है. क्या क्रिएट होती है कि वो लैपटॉप चाहता है कि डेस्कटॉप चाहता है कि वो क्या मैकबुक चाहता है कि किस तरीके का, अब उसके अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है, किस तरीके का वो कॉन्फ़िगरेशन चाहता है. यानी अब उसके पॉसिबल नोड्स क्रिएट हो रहे हैं किसमें, यस के अंदर. ये देखो ये रहा आपका. जैसे इसका एक कोई कस्टमर है एज, सबसे पहले उसकी एज, तो एज के अंदर अब पता चल सकता है कौन कौन सा हो सकता है कि वो यंग भी हो सकता है, यंग एज हो सकता है यानी कि बिलो 25 हो सकता है. मिडिल एज हो सकता है, मिडिल एज मीन्स 25 to 45 के बीच में हो सकता है. सीनियर अब वो 45 हो सकता है. अगर यंग एज है तो वो यंग एज में वो स्टूडेंट हो सकता है. यस, अब इसमें भी यस और यंग एज में जरूरी थोड़ी है कि वो स्टूडेंट ही हो सकता है.
येस और नो। अगर नो है मीन्स आपको पॉसिबल वैल्यूज नहीं क्रिएट हो रही है, अगर येस है तो वो येस स्टूडेंट किस टाइप का हो सकता है, बीए का भी हो सकता है, बीटेक का भी हो सकता है, बीएससी का भी हो सकता है, वो एमबीबीएस का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का स्टूडेंट हो सकता है, तो इसमें पॉसिबल नोट्स और क्रिएट हो सकते हैं। अब इसी तरीके से मिडिल एज 25 टू 35 45 के बीच में कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता, वो कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो कोई होम मेकर्स हो सकते हैं, वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई शॉपकीपर हो सकता है, वो कोई फार्मर हो सकता है। सीनियर अबव 45 क्रेडिट रेटिंग मीन्स कि जिस तरीके से हमारा जो पैन कार्ड होता है उससे जो सिविल स्कोर चेक किया जाता है, उसी चीज से सीनियर मेंबर्स की क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है कि क्या वो फेयर है या अनफेयर है। मीन्स कि किसी ने लोन लिया फ्रॉड कर दिया तो वो क्या आ गया, अनफेयर हो गया, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, नो जनरेट हो रही है। अगर उसकी एक्सीलेंस रेटिंग हो रही है देन यस। अब यस की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर वापस इनकी तरफ किया जाओ, जाओ जाओ जाओ। तो क्रेडिट रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो 1000 स्कोरिंग मार्क्स होते हैं उसमें से उसकी रेटिंग कहाँ पर सस्टेन कर रही है, उसी के हिसाब से उसका आगे का लोन अमाउंट या क्रेडिट कार्ड या कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी उसका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट होता है द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डिसीजन ट्री आर एज द फॉलोइंग। क्या होता है इसके अंदर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डोमेन नॉलेज। इसके अंदर किसी भी इंसान को कोई भी डोमेन नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इतनी महानता नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी, बस बढ़िया बढ़िया। अगर फ्री हो तो मैं 10:30 के बाद में करूँ? बस बस 1 मिनट रुको, 1 मिनट। बेटा मेरे को क्लास कर लेने जाओ यहाँ से, जाओ, अभी मैं बाद में दे दूंगा। तो इसके अंदर एक चीज और होती है कि द लर्निंग एंड सॉरी इट डज नॉट रिक्वायर एनी डोमेन नॉलेज। इट इज, वो देखो वो रखा हुआ, ले जाओ यहाँ से। इट इज नॉट, it does not require any domain knowledge, it is easy to comprehend, and the learning and classification step of a decision tree are simple and fast. Next, the decision tree introduction इंडेक्शन एल्गोरिथम क्या होता है इसमें, ए मशीन लर्निंग रिसर्चर नेम्ड जे रोज क्विन इन 1980 developed a decision tree algorithm known as ID3 iterative ditch monster. Later he presented C4.5 which was the successor of ID3। क्या हो गया,
तने सुन रहे को नहीं गई यो हटना बार बार which was the successor of ID3. ID3 and C4.5 adopt a greedy approach. In this algorithm, there is no backtracking. The tree are constructed in a top-down, recursive, divide and conquer manner. नेक्स्ट होता है जनरेटिंग ए डिसीजन ट्री फ्रॉम ट्रेनिंग टपल ऑफ डेटा प्रिडिक्शन. Data prediction algorithm generate the decision tree inputs. Data prediction D, which is a set of training tuple and their the associated class level attribute list. The set of candidate attributes. Attribute selection method, a procedure to determine these split that best partition that is the data tuple into the individual classes. This the creation include a splitting attribute and either a splitting point or splitting subset. आउटपुट जब इस एल्गोरिथम का होता है तो एक डिसीजन ट्री इसका आउटपुट जनरेट होता है. एक होता है ट्री प्रूनिंग. इसके अंदर क्या होता है? ट्री प्रूनिंग इज ए परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एनोमलीज. एनोमलीज क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस की टेबल को हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? एनोमलीज के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं. किसके अंदर? डेटा के अंदर, डेटाबेस की टेबल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? एनोमलीज. जब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तब इसको एनोमलीज को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें क्या होता है? एक डेरिवेटिव और स्टैंडर्ड एक नॉर्मल फॉर्म होती है जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हैं. इन सारी चीज़ों के साथ साथ में हम डेटाबेस की टेबल को भी यूटिलाइज करते हैं. दूसरी चीज़, जब हम पर्टिकुलर किसी भी सीरीज को हम यूटिलाइज करते हैं तो उसके अंदर एक ट्रेनिंग डेटा सेट यूज में लेते हैं. जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उस डेटा सेट को जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है? ट्रीज आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स. द ट्री प्रूनिंग अप्रोच एक होता है. देर आर टू अप्रोच प्यून ए ट्री. एक होता है प्री प्रूनिंग, एक होता है पोस्ट प्रूनिंग. The tree is pruned by halting its the construction earlier. This post के अंदर क्या होता है? This approach remove a sub tree from a fully grown tree. Decision tree के अंदर क्या होता है कि जब एक लेफ्ट नोड और एक राइट नोड होते हैं तो उन नोड्स के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके की जब कोई भी अप्रोच हम यूज करते हैं तो इसके अंदर उन सारी अप्रोच को यूटिलाइज करते हैं और उससे हम एक डिसीजन ट्री जनरेट करते हैं. डिसीजन ट्री जो होता है वो पर्टिकुलर हम मशीन लर्निंग की टेक्निक्स के साथ में इसको इस्तेमाल करते हैं. इसके अंदर होता क्या है कि डिसीजन ट्री इज ए टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज्ड टू कैटेगरी और मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन हाउ ए प्रीवियस सेट ऑफ क्वेश्चन वेयर द आंसर्ड. यानी कि पहले से एक क्वेश्चंस का मीन्स एक प्रॉब्लम सेट होता है, उसको हम इनपुट लेयर पे इनपुट देते हैं, ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं और फाइनली हमें उसका एक आउटपुट रिसीव होता है. तो इसको क्या डिसीजन ट्री, यानी कि ऑलरेडी उसका डिसीजन होता है कि इसका ये आइडेंटिफिकेशन होगा, ये इसका प्रेडिक्शन होगा और ये इसका आउटपुट रिसीव होगा. In this module is the form of the supervised learning, meaning that the module is trained and tested on a set of data that contains the desired categories.
एक होता है वेयर आर डिसीजन ट्री यूज्ड इन मशीन लर्निंग। द मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग will be used for the classification problem to category objective against the learned feature. The approach can also be used for the regression problem or as a method of predicting continuous outcome from the unseen data. डिसीजन ट्री की जो कुछ स्टेप्स होती हैं, कौन कौन सी स्टेप्स हम यूज में लेते हैं, इसका एक जब नॉर्मली फ्लो चार्ट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मेन आइडिया होता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं, फिर उसकी कोसिक्वेंस डिसीजंस होते हैं। उन सारी चीज़ों के साथ में हम इनको देखते हैं। तो इसके अंदर आते हैं, डिसीजन ट्री इज ए सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड यूज्ड इन डेटा माइनिंग फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मेथड। इट इज ए ट्री दैट हेल्प अस इन द डिसीजन मेकिंग पर्पज। द डिसीजन ट्री क्रिएट्स द क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉड्यूल्स एज ए ट्री स्ट्रक्चर। It separates a data set into the smaller subset, and at the same time the decision tree is the steadily developed. The final tree is a tree with the decision nodes and leaf nodes. A decision node has at least 2 branches. The leaf node shown a classification or decision. We can't accumulate more split on leaf node. The uppermost decision node is a tree that relates to the best predictor called the root node. Decision tree can deal with both the categorical and numerical data. एक होता है की फैक्टर में क्या होता है, एंट्रोपी। एक होता है एंट्रोपी रेफर्स टू ए कॉमन वे टू मेजर impurity in the decision tree. It measures the randomness or impurity in the data set. Information gains. एक होता है वेरी रैंडम डेटा सेट। वेरी रैंडम डेटा सेट क्या होता है कि सपोज ये क्या है, होलसेल मार्केट का वो जो शॉप होता है उसके अंदर दुनिया भर ये कैल्सी है, पेंसिल्स हैं, शॉर्पनर्स है, इरेजर्स है, बुक्स हैं, ग्लिस्टिक है, जितना भी मटेरियल्स हैं। तो ये क्या है, रैंडम डेटा सेट है जिसमें एक हाई एंट्रोपी होता है। फिर उसके बाद में जो हाई वेरी रैंडम डेटा सेट होता है उससे हाई एंट्रोपी की हेल्प से क्या करते हैं, लेस रैंडम डेटा सेट जनरेट करते हैं, देन लेस एंट्रोपी जनरेट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन। Next, information gain refers to the decline in the entropy after the data set is split. It is also called the entropy reduction. Building a decision tree is all about the discovering attributes that the return the highest data gain. हाइजेस्ट डेटा गेन की ये एंट्रोपी होता है। सपोज द रो डेटा मटेरियल्स अवेलेबल है आपके पास में, जो अनलेबल्ड डेटा है, इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी E1 बोला जाता है। इसी चीज़ से कोई लेफ्ट और राइट नोड, इसकी जो साइजिंग होती है कि किस तरीके से डेटा का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी E2। और इन सारी चीज़ों के बीच में जब हम लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन होता है, जो I1 इक्वल टू क्या होता है, E1 माइनस E2, वेयर E1 ग्रेटर देन E2 होता है इसका। नेक्स्ट, in short, a decision tree is just like a flow chart diagram with the terminal nodes showing the decision. Starting with the data set, we can measure the entropy to find a way to segment the set until the data belong to the same classes. Why are decision tree useful? क्यों हम डिसीजन ट्री को यूजफुल मानते हैं, उस चीज़ के लिए भी हम अगर देखते हैं तो डिसीजन ट्री जब हम यूज में लेते हैं तो इसके अंदर यूजफुल जो प्रिडिक्शंस होता है, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम और है बेटा, देख तूने फोन खराब कर दिया मेरा।
10 मिनट बाद में आता हूँ, जाओ। वाई आर डिसीजन ट्री यूजफुल? जब डिसीजन ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, decision tree are used to solve the classification problem and categorize the object depending on the learning features. They can also be used for the regression problem or as method to predict the continuous outcome from the unforeseen data. इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं, it enable us to analyze the possible consequence of a decision thoroughly. It provides us a framework to measure the value of outcome and the probability of accomplishing them. It helps us to make the best decision based on existing data and best subsequences. In other words, we can say that a decision tree is a hierarchical tree structure that can be used to split an extensive collection of records into smaller set of these class by the implementing a sequence of simple decision rules. A decision tree modules compare a set of rules for populating a heterogeneous population into the smaller, more homogeneous or mutually exclusive class. The attributes of the class can be any variable from nominal, ordinal, binary, quantitative value in the construct. The classes must be a quantitative type such as the categorical or ordinal or binary. In brief, given data of attributes together with its the class, a decision tree creates a set of rules that can be used to identify the class. One rule is implemented after another, resulting in a hierarchy of segments. Within a segment, the hierarchy is known as the tree, and each segment is called a node. With each progressive divisions, the member from the subsequent set becomes more and more similar to each other. हाँ हाँ चल from the subsequence set as more and more similar to each other. Hence, the algorithm used to build a decision tree is referred to as the recursive and patterning. The algorithm is known as the CART, classification and regression trees. ये आपका डिसीजन ट्री का एक डायग्राम है जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, डिसीजन टू बी टेकन. इसके अंदर एक्सपेंड फैक्ट्री कोस्ट $3M. इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें होती है. 60 और 40 को आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, चेंज ऑफ ए गुड इकोनॉमी प्रॉफिट. और दूसरा 40% में क्या होता है, चेंज ऑफ ए बैड इकोनॉमी प्रॉफिट 6. और एक होता है डोंट एक्सपेंड फैक्ट्री कॉस्ट $0 में. जब उसमें भी 60 और 40 का एवरेज जब डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, चेंज ऑफ ए गुड इकोनॉमी प्रॉफिट 4M और 40% चेंज ऑफ ए बैड इकोनॉमी प्रॉफिट 2M. इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिंग फैक्टर कॉस्ट 3 million एंड ऑफ ए गुड इकोनॉमी is 0.60%, which leads to 8 million profit, and probability of a bad economy is 0.4%, which leads to 6 million profit. And not expanding factor with $0 cost
the probability of a good economy is 0.6 60%, which leads the for $4 million profit, and probability of bad economy 0.4, which leads to $2 million profit. The management teams need to take a data driven decision to expand or not based on the given data. नेट एक्सपेंड क्या होता है 0.6 इंटू 8 प्लस 0.4 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू $4.2 million. क्या होता है नेट नॉट एक्सपेंडेड 0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 2 माइनस 0 इक्वल टू $3 million. Then 4.2 million greater than $3 million, therefore the factory should be expanded. The decision tree algorithm. डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम मे अपीयर द लॉन्ग बट इट इज क्वाइट सिंपल. द बेसिस एल्गोरिथम टेक्निक इज आल्सो फॉलो. एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन 3 parameters D, attribute list and attribute selection methods. Generally we refer to D as a data prediction. Initially D is the entire set of the training tuple and their the related classes level input training data sets. The parameter attribute list is a set of attribute defining the tuples. Attribute selection method specific a heuristic process for choosing the attribute the best discrimination the given tuple according to the class. And attribute selection method process applies for the attribute selection measure. एक होता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिसीजन ट्री. क्या एडवांटेज होते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज होता है ए डिसीजन ट्री does not need scaling of information. Missing value in data also do not influence the process of building a choice tree to any considerable extent. A decision tree module is automatic and simple to explain to the technical term as well as the stakeholders. एक होता है compared to other algorithm, decision tree need less extension for the data preparation pre-processing. ये होता है a decision tree nodes does not require a standardization of data. आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेटा माइनिंग बायसेंस क्लासिफिकेशन थ्योरम. तो ये बेसेंस क्लासिफिकेशन थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि बेसेंस का ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है. इसको हम समझाएंगे 1 by 1. इसका मैं आपके साथ एक लेक्चर भी पहले से मशीन लर्निंग का शेयर करूँगा, उसको आप गो थ्रू हो जाना. उसके बाद में हम इस पे डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले